एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज इंटेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी। हर एक वीडियो एकदम डिटेल्ड वीडियो होगी। एक वीडियो के अंदर मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं बैक एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी। राइट, सो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होंगी, सो आप एंड तक जरूर देखें इनको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस से। राइट, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने साइमल्टेनियसली पेज नंबर्स पे लिखे हैं सो दैट यू कुड डायरेक्टली रेफर टू द एनसीईआरटी। ओके, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? देखो, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, पैरामीशिया, उनके अंदर एक सेल होता है। वो जो सेल होता है डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, तो डिफ्यूजन ईजिली हो जाता है। लेकिन जैसे हम ह्यूमंस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे अंदर एक सेल नहीं है, हमारे अंदर मल्टीपल सेल्स हैं और फिर वो सेल एग्रीगेट कर रहे हैं टू फॉर्म टिश्यूज, तो टिश्यू एग्रीगेट कर रहे हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक, तो हमारे जो लिविंग सेल्स हैं या टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, जिस कारण डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। और इसी कारण क्या होगा, जो डिफ्यूजन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। एक ही स्टडी थी जिसके अंदर पाया गया था अगर डिफ्यूजन से लंग से टो तक ऑक्सीजन को भेजना है तो इट वुड टेक 3 years। तो इसके लिए हमारे बॉडी में कौन आ रहा है, पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। राइट, so how we will write it down? In multicellular organisms, the living cells are not directly इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। जैसे यूनिसेलुलर में एक सेल था, वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में था एनवायरनमेंट से, तो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन इजीली स्किन से हो जाती थी। इसमें क्या है, द लिविंग सेल्स आर नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। जब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है ही नहीं एनवायरनमेंट के साथ जो सेल्स है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। देयर हेंस डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक, जो डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का वो नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट टेक प्लेस, और इसलिए ह्यूमंस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो एक तरीका नहीं है ऑक्सीजन का पैसेज का ऑल थ्रू द बॉडी। हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स यूज करते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, ट्रेवल करवाने में मदद करता है किसको, ऑक्सीजन को लंग से पूरी बॉडी में, ऐसे पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का, वो हीमोग्लोबिन कर रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? अगर कोई चीज़ जिंदा है, अलाइव है, तो उसको कौन से कैटेगरीज होती हैं या कौन से तरीके होते हैं जिससे हम उनको डिसाइड कर सकते हैं? सबसे पहले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मूवमेंट शो करेंगे। राइट, मूवमेंट्स किसकी, चाहे तो मूवमेंट हो सकती है लोकोमोशन की मूवमेंट यानी चलने की मूवमेंट, या ब्रीदिंग मूवमेंट्स, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो मूवमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो डिफाइन करेगा कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। सेकेंड होगा, क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो नॉन लिविंग में तो नहीं होते ना, लिविंग में ही होते हैं मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, थर्ड होती है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग मटेरियल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय फॉर एन ऑर्गेनिज्म? देखो, हमें ये बताना है कि ऑर्गेनिज्म के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज मैं एरोबिक माइक्रोब की बात कर रही हूँ,
एरोबिक माइक्रोब्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उनके लिए ऑक्सीजन हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है, सपोज मैं बात करती हूँ ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जैसे प्लांट्स हो गए, वो क्या क्या यूज करते हैं? CO2 चाहिए होता है उनको H2O चाहिए होता है, और उनको क्या क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। और क्या चाहिए होता है उनको? सनलाइट चाहिए होती है, तो वो उनके लिए रॉ मटेरियल है, राइट। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हीट्रोट्रॉफिक की। हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। हम किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए हमें बोलते हैं हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, अगला, What processes would you consider essential for maintaining life? अगर हमें लाइफ मेंटेन करनी है तो कौन कौन से प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? वही सब जो हम कर रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हम कर रहे हैं? न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, खाना लेना और फिर केमिकल रिएक्शन से उसका यूटिलाइज होना, राइट। अच्छा, अगला, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, ब्रीदिंग इज नेसेसरी। ब्रीदिंग मतलब टेकिंग इन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग आउट द CO2। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी। रेस्पिरेशन में जो हमने ऑक्सीजन ली उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी सेलुलर रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी। ठीक है, व्हाट एल्स इज नेसेसरी? एक्सक्रीशन इज नेसेसरी। तो ये सब हमारे एसेंशियल हैं डिफाइनिंग लाइफ, मेंटेन करने के लिए लाइफ को। पेज नंबर 87 के क्वेश्चंस पे अब आगे। What are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? ये बहुत बेसिक है, हम 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी जो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दो चीजें चाहिए उनको, चाहिए CO2 चाहिए, H2O चाहिए, और क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए। हीट्रोट्रॉफिक जैसे हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स पे खाने के लिए, लेकिन हमारे अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, हम डायरेक्टली खाना नहीं बना सकते, हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखो, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता था, CO2 प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल क्या बना देता था? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, राइट। हीटरोट्रॉफिक के अंदर फूड को हम डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ से लेते हैं। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्लांट्स में होगा, एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है जो कि खाना बनाने में मदद कर रहा है। ठीक, अच्छा, फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम ही हो पाएगा, क्यों? क्योंकि सनलाइट सिर्फ डे टाइम में होती है। लेकिन हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी हम तो रात में भी खाना खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ दिन में खाना खाते हैं, रात को भी तो हम खाना खाते हैं, तो हम इनटेक ऑफ फूड कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ऑटोट्रॉफिक के? जैसे कुछ ग्रीन प्लांट्स तो सारे हैं, कुछ बैक्टीरिया होता है जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये जो होते हैं ये भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देते हैं। और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे फंगाई है, और हम सब एनिमल्स, ह्यूमंस हैं। ठीक है, animals and fungi, heterotrophic nutrition. ठीक है, where do plants get each of the raw materials used in photosynthesis? देखो, CO2 चाहिए होता है प्लांट को, ठीक है, H2O चाहिए होता है प्लांट को, ठीक है, मिनरल चाहिए होता है प्लांट्स को, ठीक है, फिर उसके बाद सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट है उसकी खुद की लीफ में। CO2 कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है, और कैसे अंदर आता है? थ्रू स्टोमेटल पोर, राइट। ठीक है, H2O कैसे मिलता है? रूट से। मिनरल्स कैसे आ रहे हैं? रूट अपटेक से आ रहे हैं ना। ठीक है, सनलाइट कैसे मिल रही है? सन से मिल रही है। उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सनलाइट फ्रॉम सन। ये भी फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, उनके सोर्स लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है उसका नाम क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका क्या क्या यूज होता है? देखो, सबसे पहला यूज होता है उसका, वो खाने को सॉफ्टन कर देता है, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। ठीक है,
सेकंड क्या करता है, वो एसिडिक कंडीशंस बना, क्योंकि HCl एक एसिड है, वो एसिडिक कंडीशंस बनाता है पेट में, क्योंकि जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। मुझे उसको क्या करना है, एक्टिव करना है, पेप्सिन बनाना है, क्योंकि जो पेप्सिन है फिर वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है, सो इट क्रिएट एसिडिक कंडीशंस फॉर पेप्सिन टू एक्ट। ठीक, मुझे पेप्सिन को एक्टिव करके एक्ट कराना है। कैसे होता है ये, देखो पेप्सिनोजन होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव करना है और पेप्सिन बनाना है। तो इसको एक्टिव कौन कर रहा है, इसको एक्टिव कर रहा है HCl। एसिडिक कंडीशंस में ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव था, उसको पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म है। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, जो पेप्सिन होगा वो क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन्स को। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है हमारा पेप्सिन। ठीक, अगला क्या है, देखो अगला यूज क्या है, एसिडिक कंडीशन या HCl का, वो माइक्रोब्स को किल करता है। ठीक है, किल माइक्रोब्स। ठीक है, अब हमने HCl देख लिया। और अच्छा, HCl अगर कभी आता है तो कौन प्रोड्यूस करता है, स्टमक के पेराइटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं HCl। ये बहुत एक्स्ट्रा है, पेराइटल सेल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूस HCl। ठीक, पेराइटल सेल्स जो होते हैं स्टमक के प्रोड्यूस करते हैं HCl। बेसिक काम क्या है उसका, वो पेप्सिनोजन जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एक्टिव करना है। क्यों, क्योंकि फिर वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करेगा पेप्सिन। ठीक है, अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने देखे थे। सबसे पहले माउथ में सलाइवरी एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। ठीक है, फिर जो हमारी टंग थी वो लिंगुअल लाइपेज करती है, जो फैट को ब्रेक डाउन करती है। हमारे पेट में कौन था, पेप्सिन, जो भी हमने ऊपर देखा, वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, फिर जो पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या लेकर आ रही है, वो अपने साथ ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन ला रही है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एल्कलाइन मीडियम से एक्टिव ट्रिप्सिन बन जाता है। ठीक, तो हमने कौन कौन से देखे, सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या करती है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू स्मॉलर फॉर्म्स, है ना। जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड शुगर है उसको छोटे छोटे मोनोसेकेराइड टुकड़ों में तोड़ देती है, कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपलर फॉर्म्स, राइट। अच्छा, उसके बाद कौन था दूसरा, लाइपेज। ये फैट्स के ब्रेकडाउन में, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फैट होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। अगला कौन था, अगला था मेरा पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे, राइट। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फूड हम ले रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्योंकि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तभी उसकी इजी एब्जॉर्प्शन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम में दे पाएगा। क्योंकि जब वो खाना एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तभी तो वो ऑर्गन्स में पहुंचेगा, सारे शरीर में पहुंचेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। तो अल्टीमेटली एम क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी देगा। तो एनर्जी कैसे देगा, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए मेरे ब्लड के अंदर और फिर ब्लड उसको सारे शरीर में दे पाए हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ब्रेकडाउन हो गया शुगर का, फैट्स का, प्रोटीन्स फॉर इजी एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। क्योंकि आखिर में काम क्या है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, सो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए और ब्लड को दे पाए।
ताकि क्या हो, सारी बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाए और हमारे सेल्स को, ऑर्गन्स को इनफ एनर्जी मिले जो भी बॉडी रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज दिस स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या था, छोटे छोटे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, उनको क्या बोलते थे, विलाई बोलते थे, ठीक है। Small intestine has small finger-like projections called villi. और जो ये विलाय होते थे ये क्या करते थे, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते थे एब्जॉर्प्शन के लिए। ये जो विलाय थे क्या करते थे, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस थे फिंगर लाइक, उनको क्या बोलते थे, हम विलाय बोलते थे, ठीक है। फिर क्या होते थे, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते थे, ये करते थे इंक्रीज कर देते थे सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और होता था, जो विलाय होता था उनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती थी। विलाय आर सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, और इसको बोलते थे लैक्टियल सिस्टम। इसका क्या काम होता था, देखो जब विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी तो जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया और ब्लड स्ट्रीम में सारी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। तो विलाय आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स दैट easily absorb the digested food, ठीक है। तो ब्लड वेसल से क्या हुआ, वो जो खाना डाइजेस्ट हुआ था वो इजीली एब्जॉर्ब हो गया, एंड देन थ्रू ब्लड स्ट्रीम pass on to the entire body, right? ठीक है, वो सारे शरीर में फैल गया, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन on page number 91, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? इसका मतलब है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हमें क्या एडवांटेज है ऑक्सीजन लेने के लिए जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं है। देखो बहुत बेसिक है, जो हमारी एयर है उसके अंदर ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको कैसी ऑक्सीजन चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं। तो पानी में ऑलमोस्ट 1% डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उनको मुश्किल होगी वो लेनी एज कम्पेयर टू अस। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एयर हैज अराउंड 21% of oxygen in air, ठीक। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को इजीनेस है कि वो इजीली ऑक्सीजन को ले सकता है एटमॉस्फेयर में, हेंस टेरेस्ट्रियल organisms can easily take it, right? लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेंगे जो कि पानी के अंदर से 1% प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन is present in water for 1%, ठीक। तो उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को लेना मुश्किल होगा, ठीक है। Hence it would be difficult for them to take oxygen, right? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the different ways in which glucose is oxidized to produce and provide energy in various organisms? देखो क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज होता है, फिर वो साइटोप्लाज्म में किसमें चेंज हो जाता है, पायरूवेट में, राइट, पायरूवेट प्लस एनर्जी, ठीक। ये कहाँ पे होता है प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में। फिर इसके 3 फेज हो सकते हैं, यानी 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं। पहला, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। और हमारे मसल सेल्स में जब अनएरोबिक कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा, एनएरोबिक कंडीशंस होगी, तो वो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, राइट। और जब ये सेल्स के अंदर एनारोबिक कंडीशंस यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या बनाएगा वहां पे, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, राइट। तो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें और लिख लेंगे। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अब हम ये लिखेंगे प्रोसेसेस कहाँ पे हो रहे हैं, राइट। ग्लूकोज पायरूवेट में कहाँ बदल रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। पायरूवेट जब हमारा बन गया है, वो CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी कहाँ दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। अच्छा, जब वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बना रहा है, तो वो कहाँ बना रहा है, मसल सेल में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी कहाँ बना रहा है, यीस्ट में, राइट। और ये जो दोनों स्टेप्स होंगे, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होंगे, राइट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसकी मैं ऊपर भी बात कर रहे थे, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन अलोन इज नॉट नेसेसरी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए, तो वो हमारी बॉडी में कौन है, हीमोग्लोबिन। क्या है ये, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट। ठीक है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन का, ओके। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इन द कंबाइंड फॉर्म विद हीमोग्लोबिन, और उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। 97% कैसे ट्रांसफर होती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो 3% होती है, वो ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफर हो रही है, देखो 5 to 7% होती है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट 70% होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? देखो एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने इंसर्ट किया है। क्या होता है, सबसे पहले नसल पैसेज होता है, फिर यहाँ से हमारा साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है, लॉरिंग्स फरिंग्स का पार्ट होता है, देन ट्रैकिया होता है। और ट्रैकिया किस में डिवाइड करता है, सबसे पहले ट्रैकिया होता है, राइट। किस में डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंकस में। उसके बाद वो किस में डिवाइड करता है, सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स में, राइट।
सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में। उसके बाद सेकेंडरी किस में डिवाइड करता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, राइट। उसके बाद वो किस में आखिर में डिवाइड कर देते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली क्या होते हैं? स्मॉल वास्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जो कि एक्चुअल रेस्पिरेशन यानी एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोली में होती है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे? एल्वियोली। ये सब कहाँ पे हो रहा है? लंग्स के अंदर हो रहा है। जैसे ट्रैकिया यहाँ से आ रहा है हमारा विंड पाइप, उसके बाद वो कैसे डिवाइड कर रहा है? प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। देखो इस डायग्राम में भी हमें दिख रहा है ना, देखो ट्रैकिया आ रहा था तो सबसे पहले किसमें? ब्रोंकाई में, ये वाला पार्ट, देन ब्रोंकियोलस ये वाला, एंड देन एल्वियोलर सैक या हमारे एल्वियोली। देखो दिख रहे हैं ना, स्मॉल वास्कुलराइज्ड बैग्स, ठीक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एल्वियोली क्या होंगे? आर स्मॉल राउंड वास्कुलराइज्ड पाउचेस या बैग्स, राइट। मैंने वास्कुलराइज्ड क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं, राइट। दैट हैज सप्लाई ऑफ ब्लड वेजल्स, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है किसका? गैसेस का। हेयर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन, ठीक है। और जो इनका सरफेस एरिया होता है वो ऑलमोस्ट होता है 18 मीटर स्क्वायर। हमारी बॉडी में लाइक अगर हम अपनी एंटायर बॉडी का सरफेस एरिया देखें तो वो भी उतना नहीं है। तो ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर हाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा हो, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेते हैं, राइट। फॉर हाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑलमोस्ट कितना बताया मैंने? अप्रॉक्स 80 मीटर स्क्वायर इनका सरफेस एरिया होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 96 के क्वेश्चंस। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देखो सबसे पहला कंपोनेंट होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो इसके अंदर प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड मैट्रिक्स होता है, और दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जैसे इसके अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर क्या होता है? एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फिब्रिनोजन है जो क्लॉटिंग के लिए, एल्बुमिन, ग्लोबिन्स। तो ये क्या करते हैं? प्लाज्मा होते हैं, ये लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स। उसके अलावा ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या एराइथ्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं? इनके अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ठीक। दूसरा क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि जर्म से फाइट करने में मदद करते हैं। अच्छा, अगला क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट मतलब जैसे हम लोगों को कभी चोट लग जाती है तो हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं खुरंड आ गया। जो आखिर में खुरंड आ जाता है ना, वो किस लिए आता है? ताकि बॉडी से एक्सेसिव खून बाहर ना निकले, तो उसको बोलते हैं क्लॉट, इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉट। तो प्लेटलेट्स जो सेल्स होते हैं ब्लड में, वो क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं, यानी रोकने की कोशिश करते हैं कि शरीर से एक्स्ट्रा ब्लड बाहर ना निकले, ठीक है। पहला हमने ब्लड देखा। सेकेंड क्या है? हार्ट। Can we say heart is the pumping organ of the body? Yes, वो पंप करता है सारे ब्लड को, राइट, पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। तीसरा कौन है? हमारी ब्लड वेजल्स। कौन कौन सी है? आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सारी बॉडी में लेके जाएंगी। वेन्स क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी से इकट्ठा करके किस में लेके आएंगी? ब्लड हार्ट में लेके आएंगे। कैपिलरीज क्या कहते हैं? जहाँ पे एक्सचेंज होती है गैसेस का, राइट। तो ब्लड वेजल्स
जो ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो कौन कौन है? आर्टरीज, वेन्स एंड थर्ड कैपिलरीज, राइट। So the next question is, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? देखो जो mammals होते हैं जैसे we human beings और जो birds होते हैं वो क्या होते हैं? warm blooded animals होते हैं। warm blooded का मतलब they are able to maintain a constant internal temperature irrespective of the external temperature। इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे बाहर अभी ठंड का मौसम है, तो हम एक constant temperature कैसे maintain करते हैं? by shivering, ठीक है। और अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तब हम कैसे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? बाय स्वेटिंग। सो वी हैव दैट टेंडेंसी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। तो उसके लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेलुलर रिक्वायरमेंट्स होंगी बॉडी की वो ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए बहुत नेसेसरी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहे, राइट। इसको कैसे लिखेंगे? Mammals and birds are warm-blooded animals. Yani, they are able to maintain a constant internal temperature irrespective of the external temperature, right? That is, they are able to maintain a constant internal temperature, right? जिस कारणवश उसको क्या चाहिए होगी? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, राइट। क्योंकि उसको अपनी सेल्यूलर बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। हेंस इट रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन, ठीक है। और उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और इसीलिए क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग अलग होना बहुत नेसेसरी है। एंड therefore to meet huge cellular body requirements, जो मिक्सिंग होगी उसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। सो नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the components of the transport system in highly organized plants? Plants के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं? We know xylem, किसके ट्रांसपोर्ट के लिए? वाटर एंड मिनरल्स, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और खाने के ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड के लिए कौन होता है? फ्लोएम, for transport of food. Right? Okay, next question. How are water and minerals transported in plants? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया जाइलम से। अब जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं? देखो जाइलम, इसी कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है ट्रैकेट्स, एक होता है वेजल्स, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होता है जाइलम फाइबर्स, राइट। अभी कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को? देखो जब ट्रांसपिरेशन होता है, यानी जो लीव्स पे से सरफेस, जो लीव की सरफेस से इवेपोरेशन होता है पानी का, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वो क्या करता है? एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जिस कारण रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है, और फिर जो जाइलम होता है एक वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बना चुका होता है जिसमें से पानी ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएट्स अ सक्शन पुल, जिस कारण रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है, राइट। क्रिएट्स अ सक्शन पुल that absorbs water from the root, that helps
absorb, it helps absorption of water by roots, right? फिर जब रूट्स में पानी आ गया तो जो जाइलम होता है वो एक क्या बनाता है, कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है, जो एक कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है जिस वजह से क्या होता है, पानी का पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ये क्या कराता है, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय फ्लोएम। लीव्स के अंदर फूड प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम से। फ्लोएम ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है खाने को फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्लोएम, राइट, फ्रॉम लीव्स। क्या लीव्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, स्टोरेज ऑर्गन, जहां पे खाना स्टोर हो रहा है, टू other parts of the plant, right? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 98 की क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। देखो ये नेफ्रॉन का डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से डाला है। पहले तो नेफ्रॉन के पार्ट समझने बहुत जरूरी है। देखो नेफ्रॉन के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमेरुलस, सेकंड पे होता है बाउमन्स कैप्सूल, देन होता है रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, जिसके अगेन 2 पार्ट्स हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड लास्ट में कलेक्टिंग ट्यूब, राइट, एंड लास्ट में कलेक्टिंग ट्यूब। ये पार्ट्स होते हैं सब। अब बात आती है कि नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन क्या होता है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, राइट। हमारी किडनीज के अंदर ऑलमोस्ट 1.2 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने नेफ्रॉन के पार्ट देखे। अब क्या होता है, रीनल आर्टरी, देखो ये रीनल आर्टरी है, इससे क्या होता है, पानी, वाटर एंड सोल्यूट्स आ रहा है। सबसे पहले तो इससे ब्लड आ रहा है जिसके अंदर वाटर एंड सोल्यूट्स है। फिर जो बाउमन्स कैप्सूल होता है उसके अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, किसका, लार्ज प्रोटीन्स का, शुगर का। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ सब्सटेंसेस टू दी ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे ग्लोमेरुलस या बाउमन्स कैप्सूल में क्या होता है, मोस्टली रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, शुगर का, या फिर उसके बाद लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स का या प्रोटीन्स का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है वो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पे भी क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सोल्यूट्स का, ठीक है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले, देखो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है पानी का। ये है लूप ऑफ हेनले। सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो 2 पोर्शन होते हैं इनको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है और इस पोर्शन को बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो यूरिन हमें ट्रांसपोर्ट करना आउट ऑफ द बॉडी वो हो जाता है, राइट, जिस कारण एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स by which the plants get rid of excretory products। देखो प्लांट्स के लिए तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, राइट, जो फोटोसिंथेसिस में वो रिलीज कर रहा है। तो प्लांट्स के लिए तो even oxygen is an excretory product। नेक्स्ट है वाटर। वाटर कैसे एक्सक्रीट कर रहा है प्लांट, बाय ट्रांसपीरेशन, H2 बाय ट्रांसपीरेशन, राइट। उसके बाद क्या होते हैं, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कि गम्स, रेजिन्स, वो प्लांट स्टोर कर लेते हैं अपने गैसियस वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है, जैसे गम्स, रेजिन्स,
वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं? इन देयर सेकेंडरी वैक्यूल्स या गैसियस वैक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? कितना यूरिन प्रोड्यूस होगा? डाइल्यूटेड होगा या कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूटेड का मतलब एक्सेस वाटरी यूरिन है लेकिन सॉल्यूट्स कम है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब जैसे कई बार जब हम पानी कम पीते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाती है बॉडी में, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आता है यानी येलो कलर का। उसमें क्या होता है? सॉल्ट ज्यादा होते हैं लेकिन पानी कम होता है। डाइल्यूटेड मतलब पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट्स की कम है। ऑपोजिट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन तब होता है जब पानी कम है और सॉल्ट ज्यादा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं? देखो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो रेगुलेट करता है कि डाइल्यूटेड यूरिन होगा या कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड एक चीज होती है कि भाई यूरिन के अंदर कितने वाटर और सोल्यूट्स प्रेजेंट है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ water and solutes in urine, right? उसके बाद एक थर्ड फैक्टर हम ले सकते हैं लेकिन वो बहुत एक सेकेंडरी फैक्टर है, वो है हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऐसे लाइक सपोज जो आदमी डेजर्ट में रह रहे हैं, अगर वहां पे पानी की डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली वो पानी कम इनटेक कर पा रहे हैं, जिस कारण वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं कि हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट? Okay, so this was all